हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। ये होकैप का जो अपना ये जो कोर्स है, इसको यदि आपको अच्छे से करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, देन बैरन का लिस्ट, देन फ्रेजल वर्ब, इन चारों का PDF लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ पे उस लिंक पे जाना है आपको और उसका क्या करना है, जेरोक्स निकाल लेना है ना। जेरोक्स यदि आपके पास रहेगा तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे जो वीडियो चलेगा वहाँ पे तो आपको PDF मतलब वो दिखेगा कि आप कौन से वन वर्ड कर रहे हैं, कौन से ईडियम कर रहे हैं। लेकिन आप यदि जेरोक्स आपके पास रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और यदि वहाँ से आपको एक्सेस नहीं होगा तो टेलीग्राम पे विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको उसका जेरोक्स निकालना है अच्छे से और कर लेना है, ठीक है। हर रोज 10 वन वर्ड, 10 ईडियम फ्रेजेस और 10 वर्ड्स होंगे बैरन की लिस्ट से और 5 फ्रेजल वर्ब रहेंगे। ऐसे यदि आप हर रोज पढ़ाई करोगे तो ही आपका होकैप अच्छे से 6 मंथ में हो जाएगा, नहीं तो होकैप करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो अच्छे से इसको होकैप करना है और फिर आपको उसको अच्छे से रिवाइज भी करना है। और शाम को 5 बजे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एग्ज़ाम देना है आज के पर्टिकुलर होकैप का। तो ऐसे मतलब आप यहाँ पे अच्छे से होकैप पढ़ लोगे फिर एग्ज़ाम दोगे, तो ऐसे करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से आपका होकैप होने वाला। यही बेस्ट वे है होकैप करने का, ठीक है। और यार प्लीज़, यदि आपको ये ऑडियो ये जो आएगा अभी यदि पसंद आता है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है, क्योंकि जो कमेंट्स होती है मुझे उससे पता चलता है कि मैं कितने बच्चों के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, कितने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक और कमेंट करना, ठीक है। फिर ऑडियो अपना स्टार्ट कर देते हैं। कल तक हमने बॉसी तक पढ़ लिया था, है ना। बॉसी तो पता है आपको, वन हु ऑलवेज कमांड्स पीपल। आज का अपना वर्ड है बॉटलनेक। बॉटलनेक, अभी बॉटलनेक से हम स्टार्ट कर रहे हैं वन वर्ड, BOTTLENECK, BOTTLENECK, बॉटलनेक। अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, जो किसी चीज़ के विकास को रोकता है उसी को बॉटलनेक कहा जाता है ना। जैसे कुछ भी हो सकता है बॉटलनेक, आप एक प्रोग्रेस कर रहे थे अच्छे से, लेकिन बॉटलनेक सिचुएशन आ गया तो अभी आप प्रोग्रेस नहीं करते हो, बॉटलनेक आ गया तो प्रोग्रेस नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। एकदम इजी है बॉटलनेक। जैसे सिंपल सा एक हम एग्जांपल लेते हैं, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हैज क्रिएटेड अ बॉटलनेक ऑन द साउथर्न पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीट। यानी ब्रिज कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो उसकी वजह से क्या हो गया, बॉटलनेक क्रिएट हो गया ना। क्योंकि यार ब्रिज कंस्ट्रक्शन की वजह से देखो ना, आप रास्ते पे नहीं जा पा रहे हो तो आप क्या हो गया, बॉटलनेक हो रहे, बॉटलनेक हो गया ना ये। तो यही है बॉटलनेक, एकदम इजी वर्ड है। तो जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मैं सेंटेंस भी बता दूंगा अच्छे से आपको याद रखने के लिए। बॉटलनेक के बाद आता है बॉलीवुड, BOULEVARD, बॉलीवुड, ठीक है, BOELEAVARD, बॉलीवुड। अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, एक चौड़ा रास्ता जिसके दोनों तरफ वृक्ष, मतलब एक बहुत ऐसा बड़ा रोड होता है और दोनों साइड पे क्या होता है, ये होता है तो बड़े ट्रीज होता है, उसी को क्या बोला जाता है, बॉलीवुड कहा जाता है। तो ये भी एकदम इजी है, याद कर लेना। एग्जाम्पल देखो, द सिटी इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स ब्रॉड ट्री लाइन बॉलीवुड्स। यानी एक सिटी है उसमें बहुत ही मतलब ब्रॉड तो है वो उसमें एकदम बढ़िया तरीके से दोनों तरफ क्या है, रास्ते के दोनों तरफ एकदम बढ़िया तरीके से बॉलीवुड से, मतलब बहुत बड़े बड़े ट्रीज है, अच्छे अच्छे एकदम बढ़िया, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है वो। देन बॉलीवुड्स के बात है बुके, BOUQUET, बुकेट क्या है, एन अट्रैक्टिवली अरेंज बंच ऑफ फ्लावर्स गिवन एज अ प्रेजेंट, फूलों का गुलदस्ता। तो बुके तो यार आपको पता ही है बुके, सिर्फ यहाँ पे आपको स्पेलिंग नहीं पता होगा बुके का, तो बुके का भी आपका स्पेलिंग भी पता चल गया। तो जो बुके तो आपने बहुत मतलब दूसरों को दिए भी होंगे, आपको मिले भी होंगे। तो बुके तो एकदम जो होता है ना, बहुत सारे फ्लावर्स एक जगह पे उसको गुलदस्ता बनाया जाता है, वही तो बुके। नेक्स्ट है बॉर्जवा, BOURGEOIS, बॉर्जवा, बूर्जवा, ठीक है। इसका सिर्फ प्रोनाउंसिएशन अलग है, स्पेलिंग याद रखना है इसका, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन अलग ही है, बूर्जवा, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। स्पेलिंग देखो, BOURGEOIS, बूर्जवा। यानी अ मेंबर ऑफ द मिडिल क्लास, मध्य वर्ग,
देखो ये वर्ड जितना डिफिकल्ट लग रहा है ना उतना आसान उसका मीनिंग है। जो भी मिडिल क्लास जो है ना उसका जो भी मेंबर होता है उसको बोर्जुआ बोला जाता है ना। तो मैक्सिमम तो इंडिया में बोर्जुआ ही है फिर, क्योंकि मैक्सिमम इंडिया में मिडिल क्लास फैमिलीज रहती है ना। तो बोर्जुआ तो मतलब आपसे बहुत ही अपने से रिलेटेड वर्ड है बोर्जुआ, तो अपने को बहुत ही आसान रहेगा इसको याद रखना। देन नेक्स्ट वर्ड है बुटीक। बुटीक BOUTIQUE, BOUTIQUE बुटीक यानी अ स्मॉल शॉप सेलिंग फैशनेबल क्लॉथ्स, फैशनेबल कपड़ों की दुकान है ना। बुटीक तो यार आपने जैसे मार्केट में चले गए बहुत सारे बुटीक आपने को देखने को मिलते हैं। सिर्फ स्पेलिंग अभी आज शायद आपको पता चल गया होगा फर्स्ट टाइम। तो BOUTIQUE बुटीक एक स्मॉल शॉप होता है जिसमें फैशनेबल क्लॉथ्स वगैरह का बेचे जाते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड है ब्रिडल, BRIDL ब्रिडल। एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन ब्राइडल है, BRIDLE ब्राइडल, यानी अ पार्ट ऑफ हॉर्स हार्नेस दैट गोज ऑन टू इट्स हेड। घोड़े का लगाम, जो घोड़े का लगाम होता है ना जिसको खींच के आप घोड़े को रोकते हो, वही घोड़े का लगाम, उसी को क्या बोला जाता है, ब्राइडल बोला जाता है। और आप दूसरा भी इसका मीनिंग हो जाए, जैसे नॉर्मल आप ये बोल सकते हैं ब्राइडल योर टंग, मतलब आपके जुबान को लगाम दो, मतलब शांत बैठो, ज़्यादा बात मत करो, ब्राइडल योर लगाम। और आप ये भी बोल सकते हैं कि शी वॉज फोर्स टू ब्राइडल हर एंगर, यानी उसको फोर्स कर दिया, उसका जो भी एंगर है उसको ब्राइडल करना। मतलब ब्राइडल का दूसरा मीनिंग होता है रिस्ट्रेन करना, है ना, किसी मतलब आपको रोकना, उसी को भी ब्राइडल बोला जाता है। देन नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल, BRITTLE ब्रिटल। तो ब्रिटल तो देखो एकदम ईजी है, ये तुम्हारा ब्रिटल ग्लास होता है, पता ही है आपको ना। ब्रिटल क्या होता है, तुम्हारा ग्लास जो होता है वो ब्रिटल होता है, क्योंकि हार्ड बट लाइबल टू बी इजीली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए, है ना। ये कांच होता है ना, कांच, ग्लास मतलब मैं कांच की बात कर रहा हूँ। यदि आपके पास कांच या ग्लास का कुछ भी है आपके पास घर में, उसको यदि आपने नीचे से गिरा दिया वो टूट जाएगा, क्योंकि वो ब्रिटल है। हार्ड तो है मानता हूँ, लेकिन वो इजीली ब्रोक हो सकता है, उसी को क्या कहते हैं, ब्रिटल कहा जाता है। देन नेक्स्ट वर्ड है ब्रोंको, BRONCO ब्रोंको, यानी अ वाइल्ड और हाफ ट्रेन्ड हॉर्स और बुल, आधा प्रशिक्षित घोड़ा या सांड जो होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, ब्रोंको, BRONCO ब्रोंको, अ वाइल्ड और हाफ ट्रेन्ड हॉर्स और बुल, आधा प्रशिक्षित घोड़ा या सांड होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, ब्रोंको। नेक्स्ट वर्ड है बूफे, BUFFET बूफे। बूफे तो देखो यार आपने बहुत बार बूफे में खाना खाया होगा। तो अ मील कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल डिशेज फ्रॉम विच गेस्ट सर्व देमसेल्स, स्वयं से व्यंजनों को लिया जाने वाला भोज। यानी देखो बूफे में आप क्या करते हो, आप खुद जाते वहां पे, खुद अपने आप को सर्व कर लेते हो, यही तो होता है बूफे में, ठीक है ना। तो ये तो आपसे बहुत ही रिलेटेड, हम मतलब सबसे रिलेटेड वर्ड है बूफे, तो बहुत बार खाना खाया हमने, तो बहुत ही आसान वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है बुफून, BUFFOON बुफून, an actor in a theatrical performance whose business is to make people laugh through his actions or talk। नाटक आदि में अपने व्यवहार से लोगों को हंसाने वाला, है ना। नाटक आदि में मतलब जो जोकर बोल सकते हैं आप, नाटक में जो जोक करता है ना बहुत, और वो अपनी एक्टिंग से हंसाता है लोगों को, वो ही क्या होता है, बुफून हो जाता है। बहुत सारे बुफून फेमस भी है जो भी मूवीज में भी काम करते हैं ना, तो वही होता है। जो ये तो एक्चुअली बोला जाए तो ये थिएटरिकल परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है बूफून, ठीक है। तो एकदम इजी वर्ड थे, कुछ भी इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही अपने लाइफ से रिलेटेड आज के वर्ड थे, सिर्फ स्पेलिंग को याद रखना है अपने को। और अभी हम ईडियम फ्रेजेस करेंगे। तो हमारे बी के ईडियम्स अभी चल रहे हैं। तो आपका सबसे पहला है ईडियम, हमने कल तक देखो ब्रेक प्रिसिशियंस हेड कर लिया था, यानी व्याकरण की गलती करना, उसी को ब्रेक प्रिसिशियंस हेड कहा जाता है। अभी हमारा नेक्स्ट ईडियम है ब्रेक द आइस, यानी हिचकिचाहट त्याग कर बातचीत प्रारंभ करना। तो देखो जैसे मतलब इंग्लिश में टू मेक पीपल हु हैव नॉट मेट बिफोर फील मोर रिलैक्स्ड विथ ईच अदर, यानी नॉर्मल ये कि देखो आप कभी किसी से मिलते हो, है ना, पहली बार मिल रहे हो तो थोड़ी हिचकिचाहट होती है, अनकंफर्टनेस होता है एक दूसरे से बात करने का।
तो जब आप फर्स्ट जो बातें करते हैं ना, वो क्या करते हो, आप ब्रेक द आइस कर रहे हो, तभी तो बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन आप भी कुछ नहीं कहे, वो बात कर रहे हैं, सामने वाले भी कोई बात नहीं कर रहे, तो फिर यार तो बात हो ही नहीं सकती। तो जो इनिशियल स्टेटमेंट होते हैं या कुछ भी बातें होती है इनिशियली ना, उसी को क्या बोलते हैं, ब्रेक द आइस बोलते हैं। क्योंकि आइस ठंडा है, तो माहौल ठंडा है, तो उसको ब्रेक कर दो, है ना, तो फिर बातचीत चलेगी। जैसे देखो सेंटेंस, समवन सजेस्टेड दैट वी प्ले अ पार्टी गेम टू ब्रेक द आइस, यानी कोई तो पार्टी थी लेकिन अननोन थे सब एक दूसरे के साथ, तो किसी ने बोला कि चलो यार हम पार्टी गेम कुछ तो प्ले करते, तो ब्रेक द आइस हो जाएगा, है ना। तो मतलब यही है फिर ब्रेक द आइस, ठीक है। अभी अपना नेक्स्ट इडियम है ब्रेक द आइस के बाद, ब्रीथ डाउन वंस नेक। ब्रीथ डाउन वंस नेक यानी किसी पर नजदीक से नजर रखना। जैसे इंग्लिश में देखो, टू स्टे क्लोज टू समवन वॉचिंग एवरीथिंग दैट दे डू, मतलब किसी के भी इतने नजदीक जाना कि उस पर नजर रखना कि वो क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सेकंड सेंटेंस, इट्स ऑफुल हैविंग अ बॉस हु ब्रेथ्स डाउन योर नेक ऑल द टाइम, यानी बहुत ऑफुल होता है कोई बॉस हो आपको हमेशा आप पे नजर रख रहा है ना, तो ये बहुत ही ऑफुल सिचुएशन हो जाती है, खराब सिचुएशन हो जाती है। नेक्स्ट आपका ईडियम है ब्रिंग समवन टू बुक। ब्रिंग समवन टू बुक यानी सजा देना। ब्रिंग समवन टू बुक यानी सजा देना। यानी इंग्लिश में देखो, ऑफिशियली पनिश समवन और कॉल देम टू अकाउंट फॉर देयर बिहेवियर, यानी आप किसी को ऑफिशियली पनिशमेंट दे रहे हो ना, तो वही क्या होगा, ब्रिंग समवन टू बुक। यानी बुक देखो, जो लॉ की जो बुक है जिसमें सब सजाएं लिखी हुई है, तो उस पे उस आदमी को लाना है, यानी उस बुक से सजा निकालना और उसको दे देना। यही आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हो। सेंटेंस देखो, द मर्डरर विल बी फाउंड एंड ब्रॉट टू बुक, यानी जो मर्डरर जिसने मर्डर किया है उसको हम ढूंढेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको ब्रॉट टू बुक करेंगे, यानी उसको सजा दे देंगे, उसको पनिश कर देंगे। नेक्स्ट इडियम देखो, ब्रिंग द हाउस डाउन, यानी जोरदार ताली बजाकर प्रशंसा पाना। ब्रिंग द हाउस डाउन, देखो यहाँ पे डाउन वर्ड यूज किया है, ब्रिंग द हाउस डाउन, लेकिन फिर भी पॉजिटिव चीज है यहाँ पे, है ना, ये निगेटिव बिल्कुल भी नहीं है इडियम। मतलब ब्रिंग द हाउस डाउन मतलब जोरदार एकदम ताली बजाकर प्रशंसा पाना। जैसे इंग्लिश में देखो, टू मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑडियंस रिएक्ट इन अ वेरी इंथुजियास्टिक वे स्पेशली बाय लाफिंग क्लैपिंग, यानी आपकी जो ऑडियंस है उसमें इतना इंथुजियाज्म भर देना कि वो हंस रही जोर जोर से, वो क्लैप कर रही है, तो आपने क्या किया, कर दिया, ब्रिंग द हाउस डाउन कर दिया आपके परफॉर्मेंस से, है ना, आपने जो भी परफॉर्म किया उससे आपने ब्रिंग द हाउस डाउन कर दिया। बफून्स परफॉर्मेंस ब्रॉट द हाउस डाउन, यानी बफून तो हमने अभी पढ़ लिया, है ना, जो जोकर होते हो, उसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस था ना, उसने क्या कर दिया, हाउस ब्रॉट द हाउस डाउन, यानी बहुत तालियां उसने बटोर ली, बहुत ऑडियंस हंसी उसके परफॉर्मेंस पे। अभी नेक्स्ट इडियम है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट यानी किसी बात को लोगों की नजर में लाना। ब्रिंग टू लाइट यानी लाइट में लाना है, क्या मतलब लोगों की नजर में लाना। जैसे इसका इंग्लिश में मीनिंग देखो, मेक और बिकम वाइडली नोन और इविडेंट, यानी किसी चीज को मतलब लोगों की नजर में लाना, वाइडली नोन हो जाना, इविडेंट हो जाना, है ना। देखो इंग्लिश में इसीलिए मैं मीनिंग बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं उनको हिंदी नहीं समझ में आती, ऐसा बच्चों ने बोला था, इसलिए हम इंग्लिश में भी उसका मीनिंग बता दे रहे। सेंटेंस देखो, नो न्यू फैक्ट्स केम टू लाइट, यानी कोई भी नई चीज अभी नहीं पता चली हमें, या कोई भी नई चीज अभी नजर में नहीं आई है ना। ब्रिंग टू लाइट एकदम ईजी है, किसी चीज पे लाइट आ गया तो यार वो नजर में आ जाएगी ना, एकदम ईजी है। ब्रोकन रीड यानी अविश्वासी व्यक्ति। ब्रोकन रीड यानी अविश्वासी व्यक्ति। तो ब्रोकन रीड का मीनिंग होता है अविश्वासी व्यक्ति, ठीक है, यानी जो जिस पे आप विश्वास नहीं रख सकते वो हो गया ब्रोकन रीड। या जो नॉन सपोर्टिव है ना, मतलब वो सपोर्ट नहीं करता है आपको या आपकी हेल्प नहीं करता है, वो क्या हो गया, ब्रोकन रीड हो गया। तो रीढ़ की हड्डी तो पता हो गया आपको, है ना, वो ब्रोक हो गए तो वो क्या हो गया, फिर वो नॉट सपोर्टिव है, हेल्पफुल नहीं है, सेम यही मीनिंग है इसका। सेंटेंस देखो, माई फ्रेंड इज अ ब्रोकन रीड, यानी मेरा फ्रेंड जो है ना वो क्या है, मुझको सपोर्ट नहीं करता, मुझको हेल्प नहीं करता, ऐसा सिंपल सा मीनिंग है, ठीक है।
देन ब्रोकन रेड के बाद ब्राउन स्टडी यानी विचारों में मग्न, ब्राउन स्टडी यानी विचारों में मग्न, ठीक है। यानी देखो इंग्लिश में अ मूड इन विच यू आर वेरी इन्वॉल्व इन योर ओन थॉट्स एंड नॉट पेइंग अटेंशन टू एनीथिंग एल्स, यानी आप अपने थॉट्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं इतना ना, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि बाहर क्या हो रहा है या कौन क्या कर रहा है, इतना इन्वॉल्व हो जाना, ब्राउन स्टडी विचारों में मग्न हो जाना। सेंटेंस देखो, आई कुड सी शी वॉज इन अ ब्राउन स्टडी, यानी मैं देख सकता हूं कि वो उसके विचारों में मग्न थी। एकदम इजी सेंटेंस है। नेक्स्ट ईडियम में बिल्ड कैसल्स इन द एयर, बिल्ड कैसल्स इन द एयर यानी अव्यवहारिक योजना बनाना, यानी हवा में बातें जो करना होता है ना वही है। कैसल तुम हवा में बांध रहे हो, है ना, यानी क्या हो रहा है, आप अव्यवहारिक बात कर रहे हो, ठीक है। तो देखो सेंटेंस, माई ब्रदर जस्ट मेक द कैसल्स इन द एयर, ही डज नथिंग। माई ब्रदर जस्ट मेक द कैसल्स इन द एयर, ही डज नथिंग, यानी मेरा भाई है सिर्फ वो कैसल्स इन द एयर बनाता है ना, और वो कुछ नहीं करता, यानी हवा में बातें कर रहा है, कुछ कर रहा नहीं है ना। एकदम इजी है ये भी एक ईडियम। देन नेक्स्ट वर्ड है बुल इन अ चाइना शॉप, बुल इन अ चाइना शॉप यानी कोई व्यक्ति जो अनियंत्रित और केयरलेस तरीके से व्यवहार करता है। बुल इन अ चाइना शॉप यानी कोई व्यक्ति जो अनियंत्रित और केयरलेस तरीके से व्यवहार करता है। जैसे इंग्लिश में देखो एक्सट्रीमली ऑकवर्ड या क्लमजी पर्सन जो होता है वही बुल इन अ चाइना शॉप होता है ना, और जो कि एक डेलिकेट सिचुएशन को बहुत बैडली हैंडल करता है ना। और टू बी एग्रेसिव व्हेन इन फैक्ट द नीड ऑफ आवर इज टू स्टे काम, यानी वहां पे काम करने की सिचुएशन थी लेकिन वो एग्रेसिवली वो एक्ट कर रहा है, तो वो क्या हो गया, बुल इन अ चाइना शॉप हो गया। देखो चाइना शॉप है ना, उसमें चाइना वाले मटेरियल आपको पता है बहुत ही वीक होते, मतलब वो खराब हो जाते हैं जल्दी, और वहां पे बुल चला गया चाइना शॉप में तो सारी सिचुएशन को खराब देगा ना, केयरलेस हो जाएगा वो बुल, वो केयरलेस ही है ना वहां पे चाइना शॉप में। तो यही होता है बुल इन अ चाइना शॉप। सेंटेंस देखो, आई बिहेव्ड लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप लास्ट नाइट, आई एम सो सॉरी। ये बोल रहा है कि मैंने बुल इन अ चाइना शॉप जैसे बिहेव किया लास्ट नाइट, मैंने बहुत ही क्लमजी केयरलेस वे से बिहेव किया, आई एम सॉरी। अभी नेक्स्ट ईडियम है बर्न द बोट, बर्न द बोट यानी कोई ऐसा कार्य करना जिससे पुरानी स्थिति में लौटना मुश्किल हो जाए। बर्न द बोट यानी कोई ऐसा काम कर देना कि पुरानी जो सिचुएशन है वहां पे आप जा नहीं सकते अभी। देखो इंग्लिश में मीनिंग, टू डू समथिंग विद द रिजल्ट दैट यू विल नॉट बी एबल टू रिटर्न टू अ प्रीवियस सिचुएशन अगेन इवन इफ यू वांट टू, यानी आपको लगता है फिर भी आप प्रीवियस सिचुएशन में नहीं जा सकते। देखो कितना इजी है, बोट है, जैसे आप बोट है, ठीक है, आप बोट यूज करके कहीं दूसरे आइलैंड पे चले गए और वहां पे जाके आपने बर्न कर दिया बोट को, तो यार आप वापस कैसे आ पाओगे, सिंपल सी बात है ना। तो यही है, प्रीवियस सिचुएशन में आप आ ही नहीं सकते, बर्न द बोट कर दिया तो इसको बर्न द ब्रिज भी कहा जाता है। बर्न द बोट, बर्न द ब्रिज सेम ही सिचुएशन है, ठीक है। सेंटेंस, ही हैज ऑलरेडी बर्न हिज बोट, आई कैन नॉट हेल्प हिम नाउ, यानी उसने ऑलरेडी उसका बोट बर्न कर लिया है तो अभी मैं उसकी हेल्प कर नहीं सकता, क्योंकि वो अभी ऑलरेडी उसने ये कर लिया कि वो प्रीवियस सिचुएशन में जा ही नहीं सकता, उसने उसका बोट बर्न करने का, अब मैं क्या हेल्प कर सकूं, ये ऐसा सिंपल सा इसका मीनिंग है। तो देखो अभी ईडियम भी खत्म हो गए, अब हम करेंगे बैरन लिस्ट से वोकैब 10 वर्ड्स। एनालगेजिक, एनालगेजिक तक हमने कल तक कर लिया था। अभी हमारा वर्ड है एनालोगस, ANALOGOUS, एनालोगस यानी कंपेरेबल। कंपेरेबल भी है और सिमिलर जो है ना, अलाइक सिचुएशन जो होती है, सेम सिचुएशन जो होती है, उसी को क्या बोलते हैं आप, एनालोगस बोल सकते हैं। जैसे देखो एग्जांपल से और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। बैड माउथिंग योर सिस्टर इज एनालोगस टू स्लैपिंग हर इन द फेस, यानी देखो आप बैड माउथिंग कर रहे हो आपकी सिस्टर की, यानी आप बुरा भला कह रहे हो उसको, उसके पीछे, तो ये सेम हो जो कि आपने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया ना, सेम चीज है भाई, बैड माउथिंग करना यानी एनालॉगस है। तो यही इसका मीनिंग आपको अभी अच्छे से पता चल गया होगा। अभी एनालॉगस के बाद
आपका नेक्स्ट वर्ड है एनालॉजी। एनालॉजी, येलो जीवा एनालॉजी, यानी सिमिलैरिटी या पैरेललिज्म जो होता है ना, उसी को एनालॉजी कहा जाता है। देखो आपके रीजनिंग में तो एक एनालॉजी का क्वेश्चन आता है, तो यार सबसे आसान वर्ड तो हो गया ना आपको एनालॉजी, क्योंकि आप हर रोज एनालॉजी सॉल्व कर रहे हो यार रीजनिंग में। तो वहाँ पे क्या होता है, पैरेललिज्म होता है, सिमिलरिटी होती है। देखो सेंटेंस देखो, ही ड्रेव एन एनालॉजी बिटवीन द ब्रेन एंड अ वास्ट कंप्यूटर, यानी उसने क्या किया, एक तुम्हारा जो भी ब्रेन है और एक कंप्यूटर है उसके बीच में जो एनालॉजी उसको उसने ड्रॉ कर लिया था, है ना। उसमें सिमिलरिटी पैरेललिज्म दोनों में क्या होता है वो ड्रॉ किया। एकदम इजी वर्ड है एनालॉजी। नेक्स्ट वर्ड है अनार्किस्ट। अनार्किस्ट तो आपको पता भी है, वन वर्ड में हो चुका है। ANARCHIST, अनार्किस्ट यानी अ पर्सन हु सीक्स टू ओवरटर्न द एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट और एडवोकेट ऑफ अबॉलिशिंग अथॉरिटी। देखो वो पर्सन होता है वो जो इस्टेब्लिश गवर्नमेंट है, जो अभी गवर्नमेंट है उसको वो ओवरटर्न करना चाहता है, यानी उसको बदलना चाहता है, ठीक है, वो अनार्किस्ट हो गया। या वो ये करते कि जो भी अथॉरिटी, जो भी गवर्नमेंट है उसको अबॉलिश कर दो, उसको कैंसिल कर दो। अनार्किस्ट का यही कहना होता है। ये सीरिया में अनार्किस्ट थे ना, तो उन्होंने सीरिया का गवर्नमेंट पलट दिया था, अभी कुछ सालों की बात है। तो वहाँ पे ISIS का गवर्नमेंट आया था, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत बुरी हालत हो गई थी सीरिया की। जैसे यदि आपको इसका ट्रिक याद ही रखना है तो अनार्किस्ट में देखो लास्ट में क्या मोनार्क आ गया। मोनार्क मतलब राजा जो होते हैं ना, मोनार्क है ना, मोनार्क पता ही होगा आपको, रूलर राजा जो होता है वो मोनार्क। तो अनार्किस्ट मतलब मोनार्क नहीं चाहिए, किंग नहीं चाहिए, वो गवर्नमेंट नहीं चाहिए, तो वही होता है अनार्किस्ट का कहना कि भैया हमें ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। अभी अनार्किस्ट के बाद नेक्स्ट वर्ड है अनार्की। ANARCHY, अनार्की एक नाउन फॉर्म, यानी अब्सेंस ऑफ गवर्निंग बॉडी या स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, यानी जो गवर्नमेंट है ना वहाँ पे पूरा अब्सेंस है या पूरा डिसऑर्डर हो चुका है, तो वहाँ पे क्या है, अनार्की फैला हुआ है। जैसे सीरिया में हुआ था, वो बहुत फेमस है सीरिया का अनार्की, तो ठीक है। अभी मतलब फिलहाल का ये ना इसलिए फेमस है। तो अनार्किस्ट ही लोग अनार्की फैलाते हैं, तो एकदम इजी वर्ड है। और इसका देखो सिंपल सा मीनिंग करते हैं, है ना। जैसे देखो सिंपल सा एक सेंटेंस, व्हेन द टीचर वाज अब्सेंट देयर वाज अनार्की इन द क्लासरूम। या टीचर अब्सेंट नहीं रहेगा तो कोई अथॉरिटी नहीं रहेगा, तो अनार्की रहेगा ना, कुछ भी लॉलेसनेस सिचुएशन रहेगी, कुछ भी नहीं चल रहा है, बच्चे शोर कर रहे हैं, तो ये छोटे लेवल का अनार्की हो गया। लेकिन बड़े लेवल का भी गवर्नमेंट का अनार्की हो जाता है, जिस गवर्नमेंट में अथॉरिटी नहीं है, जिस कंट्री में सिचुएशन बहुत खराब हो गई, अनार्की हो गई। नेक्स्ट वर्ड है अपना अनाथेमा। ANATHEMA, अनाथेमा यानी नाउन फॉर्म है एक, सोलेम कर्स और समथिंग रिगार्डेड एज अ कर्स। कर्स मतलब शाप होता है ना, यानी आप किसी चीज को क्या मान रहे हैं, शाप मान रहे हैं, आप किसी चीज से बहुत हेट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, क्या है वो चीज, क्या कर रहे हैं आप, अनाथेमा, है ना। ANATHEMA, अनाथेमा। इसका यदि आप ट्रिक याद ही रखना है, ट्रिक यदि आपको चाहिए तो इधर इसमें देखो नॉट देम, मतलब ना, तो ना के क्या हो गया, नॉट, थेमा का देम, नॉट देम, मतलब यदि आप किसी को अनाथेमा, आप किसी को कर्ज समझ रहे हो ना, शाप समझ रहे हो, तो आप क्या करेंगे, नहीं भाई वो नहीं चाहिए हमें, नॉट देम, तो अनाथेमा ये हो गया। तो जैसे सेंटेंस देखो, वायलेंस वॉज अनाथेमा टू देम, यानी उनको वायलेंस नहीं का बहुत ऐसे कर्ज लग रहा था, शाप लग रहा था, बहुत हेट करते थे वो वायलेंस से। वैसे तो हर कोई करता है ना, तो यही हो गया। देखो कुछ सेंटेंस मैंने अलग से लिए, ये जो PDF में ना वो सेंटेंस नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ यही कि सेंटेंस हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि समझ जाए वर्ड हम, है ना। नेक्स्ट वर्ड है एंसेस्ट्री। ANCESTRY, एंसेस्ट्री यानी फैमिली ट्री जो होती है ना उसी को एंसेस्ट्री बोला जाता है। तो आपको पता चल जाता है कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, एंसेस्ट्री से, एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वज, है ना, एंसेस्ट्री से पता चल जाता है। एक नाउन फॉर्म है, यानी फैमिली डिसेंट या फैमिली ट्री सिंपल सी लैंग्वेज में। या इसका और एक सिनोनिम है लीनिएज। लीनिएज यदि आपको पता हो, नहीं पता होगा तो कुछ डरने की जरूरत नहीं, आगे तो आ ही जाएगा ये बैरन की लिस्ट में। तो एंसेस्ट्री वही होता है, फैमिली ट्री। देखो सेंटेंस सिंपल सा लेते हैं हम, अ पर्सन ऑफ अननोन एंसेस्ट्री, यानी पर्सन जो उसकी एंसेस्ट्री अननोन है, यानी उसकी फैमिली ट्री अननोन है, यानी पता ही नहीं उसके पूर्वज कौन है। तो ऐसे यदि ट्री किसका है देखो याद रखना है, एंसेस्ट्री, उसमें सिस्टर का साउंड आ रहा है, एंसेस्ट्री यानी सिस्टर की ट्री, और सिस्टर क्या है, फैमिली है ना, तो फैमिली ट्री। ऐसा आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हो, नहीं तो एंसेस्टर तो आपको पता होगा ना, तो कुछ भी इसमें मतलब बहुत ही ईजी वर्ड है। देन है एंकर।
ANCHOR एंकर एक वर्ब फॉर्म, यानी सिक्योर और फास्टन फर्मली और बी फिक्स्ड इन अ प्लेस, यानी किसी चीज़ आप एंकर कर रहे हो मतलब आप उसको बांध रहे हो, है ना, सिक्योर कर रहे हो, किसी प्लेस पे उसको फिक्स कर रहे हो, एंकर यदि वर्ब फॉर्म में यदि हम यूज करें। और इसका एक नाउन का भी, नाउन फॉर्म में भी एक मीनिंग है जो PDF मीनिंग में एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। जैसे एन एंकर इज अ हेवी हुक्ड ऑब्जेक्ट दैट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बोट इनटू वाटर एट द एंड ऑफ अ चेन इन ऑर्डर टू मेक द बोट स्टे इन वन प्लेस। यानी कि एंकर एक हेवी हुक्ड ऑब्जेक्ट होता है, हुक होता है एंकर को, और एक बहुत हेवी ऑब्जेक्ट होता है, तो क्या करते हैं उसको बोट से नीचे ड्रॉप कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है वो बोट वहीं पे एक प्लेस पे वहाँ पे वो फिक्स हो जाती है। ठीक है, वर्ब फॉर्म का तो उसका तो मीनिंग आपको पता ही है ना, तो एकदम इजी वर्ड है एंकर। देन नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा एंकर के बाद एंसिलरी, ANCILLARY, एंसिलरी। एंसिलरी का मीनिंग होता है कि सर्विंग एज एन एड और एक्सेसरी, और दूसरा मीनिंग उसका ऑक्सिलरी, ये भी एक इसका सिनोनिम है। देखो सिंपल सा मीनिंग ऐसा है कि एड यानी हेल्प होता है, तो आप किसी दूसरी चीज़ को हेल्प के हिसाब से ये एंसिलरी यूज करते हो, है ना। तो दूसरी चीज़ जो तो एक मेन चीज़ होती है वो तो है, उसके साथ जो हेल्प वाली चीज़ है ना उसको एंसिलरी कहा जाता है। जैसे देखो कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मेन काम क्या होता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना होता है, तो जो लोग प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो तो मेन काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो क्लीनिंग करने वाले जो क्लीनर है ना, जो कुक करते हैं, उन लोगों को जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करे ना, उन लोगों के लिए कुकिंग जो कर रहे हैं वो कुक जो होते हैं वो क्या हो गए, वो एंसिलरी है ना, मेन जो काम है उसको साइड में हेल्प कर रहे हैं, तो होता है एंसिलरी। तो सेंटेंस देखो, एंसिलरी स्टाफ है ना, एंसिलरी स्टाफ मतलब जो मेन स्टाफ है लाइक वो तो है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा स्टाफ जो काम करता है ना वो पीछे काम करता है, वो हेल्प करता है, वो एंसिलरी स्टाफ हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे एंसिलरी सर्विस लाइक क्लीनिंग मैंने अभी बताया। नेक्स्ट वर्ड है एनेक्डोट, ANECDOT, एनेक्डोट यानी कि नाउन फॉर्म है, यानी शॉर्ट अकाउंट ऑफ एन अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग इवेंट, यानी अम्यूजिंग इंटरेस्टिंग इवेंट है उसका शॉर्ट आपने उसको बता दिया था, आपने क्या किया, एनेक्डोट बता दिया, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने एकदम शॉर्ट ऐसे इसमें बता दिया, शॉर्ट स्टोरी बता दिया जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग है, तो वो क्या हो गया, एनेक्डोट हो गया। अभी इसको याद रखना है तो कैसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो, एनेक्डोट, एनेक में कैसे मतलब इपिक, एपिक जैसा साउंड करे ना, तो इपिक डॉट, एनेक्डोट यानी इपिक डॉट। एपिक तो देखो एपिक बहुत बड़ा होता है, इपिक किसी को बोल जाता है बहुत बड़ा होता है इपिक, एक अमेजिंग एक स्टोरी होती है लेकिन बहुत बड़ी स्टोरी होती है, बड़ी पोएम होती है, उसी को इपिक बोला जाता है। लेकिन इपिक डॉट है तो डॉट कैसे रहेगा, छोटा रहेगा ना, तो इसीलिए क्या हो गया, एक शॉर्ट स्टोरी होगी, नरेटिव, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, उसी को क्या बोला जाता है, एनेक्डोट। अभी उसका सेंटेंस देखो, ही टोल्ड अस ऑल सॉर्ट्स ऑफ ह्यूमरस एनेक्डोट्स अबाउट हिज चाइल्डहुड, यानी उसने बहुत बड़े बड़े मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे ह्यूमरस यानी मतलब जिससे हंसी आ जाए ऐसे एनेक्डोट्स बताए उसके चाइल्डहुड के, ये हो गया एनेक्डोट्स। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा वर्ड आता है एनीमिया, ANEMIA, एनीमिया यानी एक नाउन फॉर्म, यानी कंडीशन इन विच ब्लड लैक्स रेड कार्पुसल्स, है ना, एक बीमारी होती है एनीमिया, एक बीमारी होती है, उसमें क्या क्या होता है एनीमिया में, एक कंडीशन इन विच ब्लड लैक्स रेड कार्पसल्स, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन कार्पसल्स होता है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, यानी वहाँ पे ब्लड में क्या होता है, तुम्हारे लाल जो पेशी जो होती है ना, लाल कार्पसल जो होते हैं, तो ये तो बीमारी हम देखो हम बायोलॉजी में इसके बारे में अच्छे से वही वहाँ पे तो पढ़ने वाले GS सेक्शन में, तो एक सिंपल सा बीमारी होता है जिसमें ब्लड में रेड कार्पसल्स नहीं होते हैं। अभी होकैब का बैरन लिस्ट से आप वर्ड्स हो गए 10, अभी हम फ्रेजल वर्ब करेंगे, ठीक है, तो 81 फ्रेजल वर्ब अभी चल रहा है अपना, 80 तक हमने कर लिया था, जैसे कट इन टू इंटरप्ट कर लिया था हमने, अभी कट आउट फॉर करना है। तो कट आउट फॉर यानी टू बी सुटेबल फॉर, यानी किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना, उसी को कट आउट फॉर कहा जाता है। जैसे देखो, आई एम कट आउट
आई एम कट आउट फॉर द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, यानी मैं टीचिंग के प्रोफेशन के लिए सुटेबल हूँ। इतना सिंपल सा इसका मीनिंग है, कट आउट फॉर यानी टू बी सुटेबल फॉर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डाउन अपॉन, DAWN, हाँ डाउन अपॉन यानी टू अंडरस्टैंड, यानी समझ में आना कोई बात, उसी को डाउन अपॉन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखो, आई डाउन अपॉन इट डाउन अपॉन मी दैट सम स्ट्रेंज एंड सिली ट्विस्ट हैड टेकन प्लेस इन द होल प्लॉट ऑफ द ड्रामा, यानी मुझे समझ में आ गया कुछ तो स्ट्रेंज और सिली ट्विस्ट हो गया था ड्रामा के अंदर, ये हो गया डाउन अपॉन यानी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डील इन, डील इन यानी टू हैव बिजनेस ऑफ समथिंग, यानी किसी का व्यवसाय करना, उसी को क्या कहते हैं, डील इन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, शी डील्स इन शुगर, यानी वो शुगर का बिजनेस करती है ना, डील्स इन हो गया, डील इन हो गया आपका, है ना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डील विथ यानी टू हैंडल, यानी निपटना। आई कैन नॉट डील विद द स्टूपिड पीपल, यानी मैं स्टूपिड पीपल को हैंडल नहीं कर सकता। तो डील विथ यानी हैंडल करना, डील इन यानी बिजनेस करना, तो दोनों में देखो मीनिंग डिफरेंस समझ लो। देन नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डाई डाउन यानी ग्रेजुअली डिसअपेयरिंग और टू लूज स्ट्रेंथ और पावर, ग्रेजुअली कुछ तो डिसअपेयर होना या स्ट्रेंथ लूज करना या पावर लूज करना, उसी को क्या कहते हैं, डाई डाउन कहते हैं। जैसे धीरे धीरे कम हो जाना, शक्ति क्षीण हो जाना, उसी को डाई डाउन कहा जाएगा। द रूमर्स विल डाई डाउन यानी रूमर्स ग्रेजुअली क्या हो जाएंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे, स्ट्रेंथ लूज कर लेंगे, पावर लूज कर लेंगे रूमर्स, है ना। तो डाई डाउन ये होगा, धीरे धीरे कम हो जाना, शक्ति क्षीण हो जाना, उसी को डाई डाउन कहा जाता है। तो अभी पूरा का पूरा अपना वोकैब कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर चलो फिर बाय बाय, थैंक यू।